चलिए अब अपना टॉपिक होगा भूमंडलीय तापन। गुड 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 भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। अब एक इस चीज़ को आपको ये भी समझना होगा, इस चीज़ को आपको ऐसे भी समझना होगा। पहले तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझना है। ठीक है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो 3 चीज़ें इसके साथ साथ आपको समझनी है। मैं आपको ऐसे समझिए, एक्चुअली में टुंड्रा प्रदेश यानी कि उच्च अक्षांशों में लोग फसल या खाद्य सामग्री उगाने के लिए ग्रीन हाउस बनाते हैं, ग्रीन शेड बनाते हैं। उसकी क्या खासियत होती है कि ताप ऊर्जा, ठीक है ना, इस ग्रीन हाउस में, इस ग्रीन हाउस में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना, पर वापस नहीं आ पाती, बाहर नहीं निकल पाती। तो इसका मेजर कारण तो ये शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स है। ठीक है ना, शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स है जो हम समझ चुके हैं। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इस जो अंदर वाला एरिया है इसका जो तापमान है इससे बाहर वाले एरिया से ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो इसका तापमान बढ़ जाएगा तो यहाँ आराम से फसल या जो भी खाद्य सामग्री बोई गई है वो पनप सकती है। ठीक है ना। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि भाई के पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है। हाँ, एक तो जरूरी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है कि जरूरी है। ऐसा इसलिए कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी पर पैदा करती है हमारा वायुमंडल एज ए कंबल की तरह कार्य करता है। वायुमंडल कैसा है? कंबल की तरह। कैसे? पृथ्वी का औसत तापमान जो 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है, वो इस वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ वायुमंडल है और वायुमंडल में CO2 है। ठीक है ना। अगर ये नहीं होता तो दिन का तापमान बहुत हाई, रात का तापमान बहुत लो हो जाता। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आई नहीं? तो ये भी जरूरी था, बहुत जरूरी। ठीक है ना। तो अब मेन चीज पर आप सोचिए कि इन गैसों की मात्रा, विशेषकर CO2 की मात्रा जो है, CO2 की मात्रा अधिक होगी तो हमारा औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। और बढ़ेगा दैट मीन्स जलवायु चेंजेज होगी, जलवायु परिवर्तित होगी। क्लाइमेट चेंज होगा। यस। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। CO2 की वजह से तापमान क्यों बढ़ता है? CO2 की वजह से तापमान क्यों बढ़ता है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। क्या करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। ठीक है ना। तो कैसे? ये उष्मा को धारित करके, एक्चुअली में देखिए एक चीज और सोचिए थोड़ा सा। ये हमारी दूसरी सी पृथ्वी है, ठीक है ना। इस पर हमारा वायुमंडल है,
इस पर हमारा वायुमंडल। वायुमंडल है, और इसमें जगह जगह CO2 है। क्या है? CO2। CO2 है। हालांकि CO2 अकेली ग्रीन हाउस गैसेज में नहीं है, CO2 के अलावा मेजर मीथेन है, CO2 के अलावा भी मीथेन है। ठीक है ना। अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे पता होता है कि सूर्य से आने वाली जो विकिरण है वो शॉर्ट वेव्स में आती है और सीधी पृथ्वी से टकराती है। पृथ्वी से टकराने के बाद वो लॉन्ग वेव्स हो जाती है और इन वायुमंडल इसको रोक देता है, विशेषकर CO2 इसको रोक लेता है। अब CO2 की मात्रा अधिक होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होगा तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो जलवायु में चेंजेज आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हमारे ग्लेशियर पिघल गए तो हमारा समुद्र का औसत जो समुद्र तल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। एक और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखनी हैं। एक CO2 के अलावा मीथेन, क्या? मीथेन, जैसे मीथेन CO2 से मतलब के ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट रखती है। मीथेन CO2 से ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट रखती है। तो अब मीथेन जैविक अवशेषण से, जैसे अब गोबर गैस क्या है? मीथेन। वनस्पति सड़ रही है, क्या निकलेगा? जानवर मर गया, सड़ रहा है, क्या निकलेगा? खेत पानी से भरे हैं और अंदर जीवांश, जैसे पौधे की पत्तियां सड़ रही है, क्या निकलेगी? मीथेन। ठीक है ना। आप पशुपालन उद्योग से क्या निकलेगा? चावल के खेतों से क्या निकलेगा? दलदली मिट्टी से क्या निकलेगा? तो ये सारे के सारे ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापन को बढ़ाने के तत्व है। आपको परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि इनमें से कौन सा क्षेत्र भूमंडलीय तापन को नहीं बढ़ाता? समझ में आ रही नहीं आ रही वो चीजें? चलिए अब थोड़ी सी मैं रीड करता हूँ फिर और समझाता हूँ। औद्योगिक, हाँ, ये 18वीं शताब्दी के बाद की संरचना है हमारी पृथ्वी की। ये 18वीं सदी के बाद की संरचना है। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति, ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति आई। हालांकि पहले एक्चुअली में कार्बन चक्कर चलता था। एक चीज़ ये भी समझ लो, पहले हमारा कार्बन चक्कर चलता था। कार्बन चक्कर यानी कि जीव जितने CO2 श्वसन क्रिया के द्वारा उत्सर्जित करते थे, ठीक है ना, उतने वनस्पति जात अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अवशोषित कर लेती थी। संतुलन बना रहता था। ठीक है ना। तो ये संतुलन बना रहता था और फिर ये अपनी ऊर्जा मतलब सेल्यूलोज और ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा जीवों को प्रदान करती थी और जीवों, ये चक्कर चलता रहता था। पर औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तरीके से CO2 का उत्सर्जन हुआ है उस तरीके से पेड़ पौधे ने हार मान ले कि तुम्हारा ये मैटर तो हमसे नहीं होगा। दैट्स राइट। चलिए, औद्योगिक क्रांति के बाद से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आदि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है। अब जो मैंने बोला है ना 4 गैसें 5 गैसें, वो याद रखोगे। स्पष्ट परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि इनमें से ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है।
ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन से? कौन कौन सी है? गुड। तो मैंने क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। यद्यपि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सर्वाधिक है, परंतु भूमंडलीय तापन के लिए मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है, क्योंकि विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों में इसकी मात्रा सर्वाधिक है। ये एक भारी गैस है एवं पार्थिव विकिरण के लिए वायुमंडल की अपारगम्यता को बढ़ाती है। भारी गैस है, मैंने क्या बोला? पार्थिव विकिरण, यानी कि अपन वापस इसमें चलते हैं। पार्थिव विकिरण का मतलब होता है, ये तो है सूर्य विकिरण, ये जो आ रही है ना वो सूर्य विकिरण। पार्थिव विकिरण के इस पृथ्वी से टकराकर वापस जो गई है वो पार्थिव विकिरण, उस पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्यता बढ़ाती है, न कि सौर विकिरण के लिए। उसमें आती है लेकिन वापस नहीं जा सकती, ठीक है ना। इससे उसमें ऊर्जा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश तो कर जाती है परंतु बाहर नहीं जा सकती। फलस्वरूप ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। यदि वायुमंडल में CO2 की मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो 1900 ईस्वी की तुलना में 2030 तक विश्व में तापमान में 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी। भूमंडलीय तापन के कारण हिम क्षेत्र पिघलेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्री जल स्तर 2.5 से 3 मीटर तक बढ़ सकता है। अब 2.5 से 3 मीटर यानी कि मालदीव गया, अपना अंडमान निकोबार द्वीप आधा गया, समुद्र बम्बई पूरी गई, वेनिस गया तो, ठीक है ना, ये चीज़ें। इससे अनेक द्वीपों और तटीय क्षेत्रों के डूबने की संभावना है। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागर का तुवालू और कार्टरेट द्वीप प्राय डूब जाएंगे। मालदीव के भी जलमग्न होने की आशंका है। तापमान बढ़ने के कारण अनेक सूक्ष्म जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, जिससे जैव विविधता में कमी आ जाएगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के अनुसार पिछली एक शताब्दी में सर्वाधिक गर्म 5 वर्ष पिछले 1 दशक में रहे हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी हैं। जिस प्रकार हम ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसी तरह कार्बन को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। क्योटो वैसे एक शहर का नाम है जो जापान का है, ठीक है ना। और इसके अलावा कोप के सम्मेलन हर वर्ष होते रहते हैं, जिसमें से एक आपको पेरिस का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। पेरिस का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। अब जब भी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन शब्द आए तो आप सीधा सा मतलब यही समझेंगे कि ये CO2 को लेकर ही मैटर है, क्योंकि CO2 से ग्लोबल वार्मिंग से ही जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना। और आपको पता हो तो 2 चीज़ें ध्यान रखना कि एक्चुअली में एक प्रतीकात्मक रूप से मालदीव ने अपनी कैबिनेट की बैठक एक बार 5 साल 10 साल पहले कभी भी एक बार अपनी कैबिनेट की बैठक समुद्र में की थी। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर की थी। ये प्रतीकात्मक रूप से दर्शाने के लिए कि भाई अब भी अगर नहीं संभले हम तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो ये चीज़ें